हेलो डियर स्टूडेंट्स। इवोल्व विज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट चैप्टर ई की क्लास के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, हमारा बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर। ओके, ठीक है। सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एज ए एक हमारा ग्रीक वर्ड होता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो दो टर्मिनोलॉजी से मिलकर के या दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक हमारे यहाँ पे बायोस, दूसरा हमारे यहाँ पे है टेक्निकोस। बायोस प्लस टेक्निकोस से मिलकर के यहाँ पे हमारा जो है बायोटेक्नोलॉजी बनता है, जिसमें बायोस का मतलब होता है जीवन या लाइफ, और सेकेंड हमारा टेक्निकोस का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी। तो जीव के ऊपर हम बायोलॉजी का यूज करते हैं या टेक्निक्स का यूज करते हैं, अपन उससे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फादर कौन से इसके? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कोल इरेकी को कहते हैं अपन यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी जीवित जीव यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके एंजाइम हो गए, एंजाइम हो गए, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम का यूज करते हैं ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलप करने के टेक्निक को क्या कहते हैं अपन? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन दी है यहाँ पे EFB। EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी वह टेक्निक है जिसमें नेचुरल साइंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एज ए सेल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इनका यूज करते हुए हम क्या करते हैं? यूज करते हुए सर्विसेज बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी किसके लिए? ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए या ह्यूमन के लिए बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन इसके साथ ही। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ट्रेडिशनल, परंपरागत रूप से, प्राचीन रूप से जो चली आ रही है। परंपरागत रूप से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आ रहे हैं और उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक एज ए कर्ड हो गया, दही का फॉर्मेशन हो गया, ब्रेड बनाना हो गया, बियर बनाना हो गया, ये हम परंपरागत रूप से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं ओल्ड या ट्रेडिशनल। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, ये है प्राचीन मेथड पर आधारित होती है। किसके ऊपर आधारित है? ये आधारित होती है हमारी प्राचीन मेथड के ऊपर। दूसरा, इसमें हम ऑर्गेनिज्म की यानी कि जो जीव होते हैं उनकी प्राकृतिक जो शक्तियाँ या क्षमताएं होती है, ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेसिटीज होती है, उनका यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक एज ये बियर का फॉर्मेशन हो गया, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, डबल रोटी हो गया, ETC। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अपन यहाँ पे बनाते हैं। सेकेंड, अपन देख रहे हैं न्यू या मॉडर्न। अभी के टाइम पे जो चल रही है बायोटेक्नोलॉजी है जिनका ज़्यादातर यूटिलाइजेशन किया जाता है, वो अपन देखते हैं। ये है आधारित यानी कि किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये पूछा जा सकता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि RDT रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। अब देखो, इसमें ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक्स के ऊपर यानी कि DNA या RNA के ऊपर बेस्ड है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें मैनिपुलेशन किया जाता है। इसमें ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया जाता है, बाद में उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसे अपन कैसे हैं? मॉडर्न या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी। एग्जाम्पल के तौर पे वैक्सीन बनाना हो गया, एंटीबायोटिक बनाना हो गया, हॉर्मोन्स बनाना हो गया, ये है न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो प्रिंसिपल है इसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? वही पहले वाली डेफिनेशन हमारी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA या RNA में हम बदलाव करके उससे बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे कहेंगे अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग वह प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के DNA RNA में चेंज किया जाता है ताकि उससे जेनेटिक कैरेक्टर्स को ऐड, रिमूव या मॉडिफाई किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ते हैं इसमें GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके DNA में बदलाव किया गया हो उसे अपन बोलते हैं GMO। दूसरा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वह सिस्टम है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, इत्यादि को इंक्लूड किया जाता है। और इसकी हेल्प से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनको लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर ग्रो करवा सकते हैं कल्चर मीडिया के थ्रू। एग्जाम्पल है इसके वैक्सीन बनाना हो गया, एंटीबायोटिक्स या एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इन 1963 1963 के अंदर साइंटिस्ट ने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दो प्रकार के एंजाइम डिस्कवर किए गए। पहला है इसके अंदर मिथाइलेज एंजाइम, है जो मिथाइलेशन करवाता है, और दूसरा हमारा यहाँ पे कटिंग एंजाइम जो कट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें, और इसका मेन काम क्या था? मेन काम था कि ये जो बैक्टीरियोफेज या वायरस होता है ना, उससे ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं इसके। पहला है मिथाइलेशन एंजाइम।
ये है बैक्टीरियल डीएनए को एडेनिन बेस पर मिथाइलेशन का या मिथाइलेज एंजाइम का काम क्या होगा, मिथाइलेशन करना। और किसके ऊपर करता है ये, एडेनिन के ऊपर। जैसे ही एडेनिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप बाइंड कर दिया जाता है तब इसके जो डीएनए है उसको कोई कट नहीं कर सकता, कोई भी हमारा जो एंजाइम है कटिंग एंजाइम उसको कट नहीं कर सकता। लिखा भी हमने इसे बैक्टीरियल डीएनए को कटिंग फैक्टर से बचाता है। दूसरा है हमारा कटिंग एंजाइम। कटिंग एंजाइम का मेन काम क्या होगा, कट करना, डाइजेस्ट करना। डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इस बैक्टीरिया को, वायरस के इन्फेक्शन को रोकता है जिसको। परजेंस में इसे हम किस नाम से जानते हैं, आज के टाइम पे हम इसे जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, REE, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल से पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उससे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इसे कह सकते हैं अपन पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप किया था सबसे पहले साइंटिस्ट है कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, वह डीएनए जिसे दो या दो से अलग स्पीसीज के डीएनए से मिलकर के बनाया गया उसे बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज डीएनए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है होस्ट डीएनए प्लस जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, दोनों को मिलाकर के हमने बनाया यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको याद रखना। इन नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन 1972 1972 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिरोधी जीन जो हमारे होते हैं यहाँ पे, उनको हमने ट्रांसफर किया है किसके अंदर, इन्होंने ट्रांसफर करवाया था साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में। स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने इन्होंने ट्रांसफर करवाया और मेन प्लाज्मिड में ट्रांसफर करवा करके बनाया था सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने डेवलप किया था और किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। साल्मोनेला टाइफ्यूरियम को अपन कह सकते हैं कि इसे फर्स्ट CMO, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है इसमें टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या अपन कहें कि इसमें RDT की प्रोसेस में हमने इसमें अलग अलग चार टूल्स काम में आते हैं। सबसे पहला टूल्स काम में किस में आएंगे, हमारे पास में दो क्रॉप्स है। एक हमारे पास में वीक करेक्टर वाली क्रॉप है, दूसरे हमारे पास में बेटर क्वालिटीज वाली क्रॉप है, तो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो हमें क्या करना है, इस वीक क्रॉप्स वाली की वीक वाली जो फसल है उसके अंदर हमें यहाँ से कोई डिजायरेबल जीन निकाल के इसमें डालना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर भी बेटर क्वालिटीज वाले जीन डेवलप हो सके। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें से डीएनए फ्रेगमेंट को या अपन कह सकते हैं उस डिजायरेबल जीन को निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कट करने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए, सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए, उन सब के लिए एंजाइम चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर क्यों चाहिए, जब हम उस सेल का ब्रेक डाउन कर लेंगे तब हम एक फ्रेगमेंट निकालेंगे डीएनए का, जिससे हम चाहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स में ट्रांसफर करना जो डिजायरेबल है, तो सबसे पहले उसकी कॉपीज बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिजायरेबल डीएनए। डिजायरेबल डीएनए क्या है, जिस क्रॉप्स में से हम फसल में से निकाल रहे हैं उस जीन को, जो वे अच्छे करेक्टर वाली है, डिजायरेबल करेक्टर वाली, उसको अपन बोलते हैं डिजायरेबल डीएनए। लास्ट हमारा होस्ट सेल, यानी कि जिस सेल के अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे उसे होस्ट सेल। पहले एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम हमारे होते हैं तीन प्रकार के। पहला है लाइटिक, दूसरा है क्लीवेज, तीसरा है सिंथेटिक। लाइटिक एंजाइम होता है लयनकारी। लयनकारी मतलब ऐसे एंजाइम जो लाइसिस करवाते हैं, लाइसिस मतलब तोड़ना, तोड़ने फोड़ने वाले एंजाइम्स। दूसरा हमारे पास में एंजाइम है क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है कट करने वाले एंजाइम। तीसरा हमारे पास में सिंथेटिक एंजाइम, जिसका मेन काम होता है संश्लेषण करना, निर्माण करना, ज्वाइनिंग करना, ये मेन एंजाइम है। ठीक है, रीड करते हैं। यह एंजाइम सेल वॉल का लाइसिस करके जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको आइसोलेट करने में हेल्प करते हैं। जो इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, मेन काम क्या होगा इनका यहाँ पे, कि ये जो हमारे एंजाइम है ये लाइसिस में यहाँ पे मदद करेंगे, ब्रेक डाउन करने में। लाइसिस करने से क्या होगा, इसमें लाइसिस करने में मदद करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम किसके लिए आता है, बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम आता है। काइटिनेज, जो अपन जानते हैं काइटिनेज किस में आता है, फंजाई के सेल वॉल को डिग्रेड करने में। सेल्यूलेज आता है प्लांट सेल को डिग्रेड करने में। और लास्ट हमारा है लाइपेज। लाइपेज आता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे डिग्रेड करने के लिए आएगा। सेकंड है क्लीवेज। क्लीवेज का काम क्या है, यह एंजाइम डीएनए एंड आरएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करता है। अब स्पेसिफिक साइट से कट कर रहा है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कौन सा होता है, ऐसे एंजाइम
जो डीएनए को मिड में से किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक साइट से यानी कि विशिष्ट स्थल से कट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिड में से किसी स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे इसमें REE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सेकेंड पॉइंट हमारा एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को किस एंड से किनारों से कट करता है स्पेसिफिक साइट से। एक एक करके न्यूक्लियोटाइड या अपन कह सकते हैं कि RNA के न्यूक्लियोटाइड इनको कट करने का काम होगा एक्सोन्यूक्लियस। तीसरा है सिंथेटिक, जो ज्वाइनिंग और फॉर्मेशन में काम में आता है। पहला है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा बनता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में काम में आता है। सेकंड है टेक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिक्स बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि उच्च तापमान पर भी ये डीएनए का निर्माण कर सकता है। तीसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब हम mRNA से डीएनए बनाते हैं तो उसके लिए काम में लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट वन इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का मेन काम क्या होता है, वेक्टर डीएनए और डिचारेबल डीएनए को जोड़ने का काम, यानी कि जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा हमारा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है REE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मोलिकुलर सीजर्स के नाम से जानते हैं। 3 साइंटिस्ट आते हैं इसके लिए मेन, याद रखना इसमें आर्बर, W आर्बर, स्मिथ और नाथन। वार्नर वार्नर आर्बर है, हैमिल्टन और स्मिथ है, डेनियल नाथन है। इन तीनों ने मिलकर के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी की। और सबसे पहले इनका इसका अदर नाम होता आणविक कैंची, यानी कि मोलिकुलर सीजर्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब देखो, आरी बैक्टीरिया को जनरली इससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसको किससे आइसोलेट करते हैं, इसको निकाला जाता है लाइक एज इकोलाई से नेचुरली रूप से। इकोलाई हो गया, बेसिलस हो गया, थर्मस एक्वेटिक्स हो गया, उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, इनसे हम नेचुरल रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट है, आज के टाइम में प्रेजेंट में 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, जो बैक्टीरिया के 230 प्रभेद यानी कि स्ट्रेन से इसको आइसोलेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें आरी एंजाइम। बैक्टीरिया या वायरस जो हमने पहले भी पढ़ा था अभी इससे पहले, कि जो दो एंजाइम डिस्कवर किए गए थे बैक्टीरिया में, मिथाइलेज और दूसरा कटिंग एंजाइम, वो कभी भी इससे जनरली ये एंजाइम में किससे सुरक्षा देते हैं, वायरस से या बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। आरी एंजाइम अपने बैक्टीरियल डीएनए को कभी भी नहीं काटता। आरी एंजाइम किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में, जो कभी भी अपने डीएनए को नहीं काटता। क्यों नहीं काटता, क्योंकि उसके डीएनए के ऊपर जो होता है मिथाइलेशन होता है, और मिथाइलेशन के लिए कौन आता है, मिथाइलेज एंजाइम। ठीक है, देखो इसमें आर्य एंजाइम अपने बैक्टीरिया को कभी नहीं काटते हैं, बिकॉज ये आर्य साइट मिथाइलेशन के द्वारा यहाँ पे मॉडिफाइड रहती है, इस वजह से इसको कट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, यह यूकेरियोट्स में कभी नहीं बनते, यूकेरियोटिक सेल्स में इसका कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट है, आर्य एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बिटवीन, आर्य एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बिटवीन कौन से बॉन्ड को कट करेगा, फोस्फोड डाइएस्टर, जो सबसे मेन बॉन्ड होता है डीएनए का। डीएनए की दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड पाया जाता है, जिसे बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टर, जिसको यहाँ पे कट कट करते हैं इसमें, और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा कट करेगा। देखो, यहीं स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, जिसे जहां से आर ई एंजाइम कट करता है उसे हम बोलते हैं RE साइट, या रिकग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट, या RE साइट के नाम से इसे जानते हैं। RE साइट का साइज होता है लगभग 6, 4 या 8 बेस पेयर के समथिंग होता है, जिसे पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पेलिंड्रोमिक ऐसी सीक्वेंस होती है जिन्हें लेफ्ट राइट, ठीक है, यानी कि आगे से पीछे से पढ़ने पे दोनों तरफ से सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मलयालम हो गया, मेडम वर्ड हो गया, ओपो वर्ड्स हो गए, या फिर नवीन कनक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको लेफ्ट राइट से पढ़ने पे उनका मतलब सेम होता है। ऐसे सीक्वेंस से ये कट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में डीएनए में पाई जाती है ऐसी ही सेम सीक्वेंस, जिसे कहते हैं डीएनए पेलिंड्रोम। अब देखो, डीएनए पेलिंड्रोम क्या होता है, डीएनए में प्रेजेंट ऐसे सीक्वेंस जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों डायरेक्शन में रीड करने में सेम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इको आर फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने। इको आर फर्स्ट के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस है कि 5 प्राइम से यहाँ पे हम कट कर रहे हैं इसको, और 5 प्राइम से रीड करो, देखो GAATTC, यहाँ से रीड करोगे 5 से, सेम एरो की डायरेक्शन में रीड करेंगे तो सेम मतलब हमारा निकलेगा। 3 से भी अगर स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, तो भी ये सेम होगा। अब इसके लिए फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस साइट होती है कि ये G और A के बिटवीन यहाँ पे कट करते हैं, G और A के बीच में से कट करता है इको आर फर्स्ट। ऐसे जितने भी हमने पढ़े हैं, जैसे कि 900 टाइप, यानी कि लगभग 900 आरी एंजाइम है, वो 900 अलग अलग साइट पे कट करने वाले एंजाइम होते हैं।
देखो, फर्स्ट डिस्कवर्ड जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो कौन सा है? हिंद सेकंड, जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इको आर फर्स्ट के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? दो अलग अलग डीएनए को जोड़कर जो डीएनए बनता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब कैसे बनेगा? देखो, इसमें अपन यूज में लेने वाले हैं दो अलग अलग डीएनए। पहला है हमारे पास में वाहक डीएनए। वाहक डीएनए या इसे कह सकते हैं वेक्टर डीएनए को काम में लेंगे। दूसरा फॉरेन डीएनए या इसे कह सकते हैं अपन बाहरी डीएनए या डिजायरेबल डीएनए। इन दोनों के बीच में हमने ऐड कर रखी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, आर ई साइट। आर ई साइट है जो यहाँ पे इको आर फर्स्ट के लिए, इको आर फर्स्ट के बीच जस्ट हमने पहले पढ़ी है जी ए ए टी टी सी, जिसमें जी और ए के बीच में से वो कट करने वाला है। यहाँ से कट करेगा इसमें, यहाँ से कट किया, इस प्रकार से कट करेगा और यहाँ से, तो ये फ्रेगमेंट हट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ से कट करेगा और यहाँ पे इसके बीच में, तो ये चीज़ यहाँ पे, यहाँ से कट करेगा इस स्टैंड को, तो ये दोनों, यहाँ वाला फ्रेगमेंट हट जाएगा, इधर से ये वाला फ्रेगमेंट, दोनों को बाद में मिलेगी हमें स्टिकी एंड्स। एक सिरा आगे निकला होता है, एक सिरा थोड़ा पीछे की तरफ रहता है, वैसे सिरों को बोलते हैं अपन स्टिकी एंड, या कहा जाता है इसे चिपचिपे सिरे। क्या कहते हैं इसे? चिपचिपे सिरे। और चिपचिपे सिरे आपस में जोड़े जाते हैं यहाँ पे वापस से डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इन दोनों को जोड़ करके बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे कहते हैं अपन आर डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, ये हमारा है कि हमने दो डीएनए को आपस में जोड़ करके बना दिया। प्लस एक चीज़ है इसमें, सेम आरई से एक ही एंजाइम से दोनों को कट करेंगे तभी हमें ये स्टिकेंड्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और जुड़ पाएंगे। जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, ए का यहाँ पे टी है, ए एस यहाँ पे टी टी, तो एक दूसरे के साथ में पेयरिंग करके इजीली बाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग या इसे कह सकते हैं हम जीन प्रवर्धन। जीन की कॉपी बनाना, जीन प्रवर्धन करना, जीन का आवर्धन कह सकते हैं। ठीक है, देखो जीन परिवर्तन कैसे करेंगे। जीन की कॉपी, जीन क्यों हमें कॉपी करना है? क्योंकि डिजायरेबल डीएनए, मान लो तुमने एक कोई अच्छा जीन निकाल लिया है, उसको तुम एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, लेकिन अगर उसको कोई म्यूटेशन हो गया या और कुछ हो गया टूट फूट, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। अब कॉपी बनाने के दो तरीके होते हैं, एक है आर्टिफिशियल, एक होता है हमारे पास में नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इकोलाई बैक्टीरिया जो हर 20 मिनट में डबल होता है, अपनी सेल डिवाइड करता है, उसके अंदर डाल के उसकी कॉपीज बना सकते हैं, जिसे बायोलॉजिकल प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, इकोलॉजिकल, इकोलाई को। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस देखने वाले हैं। अब हम जिस डिजायरेबल डीएनए को, सबसे पहली बात तो जिस ऑर्गेनिज्म से, जैसे हमने लिया है किसी प्लांट का डीएनए, ये हमने ले लिया प्लांट का डीएनए, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे डिजायरेबल यानी कि वांछित। हमने लिया यहाँ पे वांछित डीएनए और इसके साथ में ले रहे हैं यहाँ पे वाहक डीएनए। अब वांछित डीएनए और वाहक डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए और डिजायरेबल वेक्टर डीएनए को क्या कर रहे हैं? सेम आरई एंजाइम से, किससे कट करने वाले हैं? सेम आरई एंजाइम से इसको कट करते हैं। सेम आरई एंजाइम से कट करेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगी। सपोज दैट ये हमारा डिजायरेबल डीएनए है, इसको इसके साथ में बाइंड करवाने के लिए एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इन दोनों को जोड़ करके बना देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम किसी होस्ट सेल, होस्ट सेल हमारी इकोलाई, इकोलाई के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। क्यों करना है? क्योंकि इकोलाई हर 20 मिनट में डबल हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो 20 मिनट के बाद में ये 1 से 2 बना देगा, फिर उसके बाद 20 में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जितनी कॉपी हमें चाहिए उतने टाइम के लिए हम इस प्रोसेस को रखते हैं। उसके बाद वापस से बैक्टीरिया का लाइसिस करके हम इन जीन को निकाल लेते हैं। ये कहलाती है हमारी जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नोमेनक्लेचर। हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण देखते हैं, किस हिसाब से इसका नामकरण किया जाता है। जनरली ये 3 से 4 लेटर का बना होता है। 3 से 4 लेटर है जिसमें एक रोमन संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इको आर फर्स्ट है, इको आर फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? पहला है ई। ई क्या ले रहे हैं हम? जीनस, जीनस यानी कि वंश। पहले जो लेटर लेते हैं वो किसका लेते हैं? वंश का लेते हैं, प्लस
वंश जैसे इसका इकोलाई का वंश होता है एस्चेरिया। वंश ले लिया, वंश जिसे हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, किस में लिखा जाता है, वंश लेते हैं प्लस सिंगल लेटर लेते हैं और कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा स्पीसीज, आगे के जो दो लेटर होते हैं इक्वाल फर्स्ट में सी और ओ, ये लिए जाते हैं स्पीसीज के, और स्पीसीज क्या है इसकी, कोलाई। इसको लिखा जाता है, स्पीसीज को बोलते हैं अपन जाति, इसको लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और दो लेटर इसके काम में लिए जाते हैं। अगला स्ट्रेन, या इसे कहते हैं अपन प्रभेद। अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग प्रभेद होते हैं, जैसे RY30, तो इसके लिए आर इसका प्रभेद लिया गया। लास्ट में है इसमें फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। फर्स्ट अगर किसी बैक्टीरिया से फर्स्ट नंबर पे निकाला गया तो हम इसको फर्स्ट दे देंगे, सेकंड दे देंगे, प्लस इसको लिखा जाता है रोमन संख्या में, रोमन संख्या में लिखा जाता है, इसको रोमन नंबर में लिखा जाता है, मैंने ऊपर लिखा भी है। ये होता है इसका नोमेनक्लेचर। तो याद रखना, इसमें फर्स्ट का जो लेटर आता है वो जीनस या वंश होता है, सेकंड जो दो लेटर आते हैं जाति या स्पीसीज के होते हैं, थर्ड लेटर आता है प्रभेद का आता है, और फोर्थ लेटर जो है वो किसका आता है, रोमन संख्या में इसका डिस्कवरी या ऑर्डर नंबर कह सकते हैं इसे, क्या आता है ये यहाँ पे, ऑर्डर नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। अब ये है हमारा टूल्स का सेकंड ऑप्शन है, जिसे आप कह रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एज अपन कहने वाले हैं यहाँ पे कि जैसे हमने पहले वाली प्रोसेस में जीन क्लोनिंग करवाई तब हमने एक वेक्टर लिया था प्लाज्मिड, जिसको हमने सेल में इंसर्ट करवाया। देखो अभी इसमें डीएनए का छोटा सा मॉलिक्यूल जो डिजायरेबल डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए वाहक के रूप में यूज में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, वेक्टर डीएनए कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे, वेक्टर डीएनए। स्मॉल छोटा सा एक डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसमें डिजायरेबल डीएनए को जोड़ के सेल में पहुंचाएंगे। एग्जाम्पल देखो, मेन क्लोनिंग वेक्टर है प्लाज्मिड है, कोस्मिड है, बैक्टीरियोफेज है। अदर कौन से हैं, अदर हमारे पास में है बैक, येक, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, ट्रांसपोजोन्स जिसे मोबाइल एलिमेंट कहेंगे। इन सब का उपयोग करते हैं हम एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए को ट्रांसफर करने के रूप में। अब देखते हैं इसकी क्वालिटीज, फीचर्स क्या क्या चाहिए, एक प्लाज्मिड वेक्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला है, सबसे पहला पॉइंट, स्मॉल साइज होना चाहिए उसका। क्या चीज़ है, स्मॉल साइज होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो अपनी कॉपी बना सके, क्योंकि हम इसको काम में किस में लेंगे, क्लोनिंग में, तो वो अपनी कॉपी बनाना चाहिए। थर्ड है ORI साइट होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है RE साइट, जिसे मल्टी क्लोनिंग साइट्स कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रमोटर, अगर हम इसमें कोई जीन डाल रहे हैं तो वो ट्रांसक्राइब भी होना चाहिए, उसके लिए प्रमोटर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर जीन, हम आगे इसमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हमें मिलने वाली है, उसके सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेबल मार्कर जीन चाहिए। और लास्ट, उन सब जीन्स को देखने के लिए हमें चाहिए रिपोर्टर जीन। एक एक करके इनके बारे में डिटेल से अपन देखेंगे। सबसे पहला ORI साइट, कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका में ये जो ORI साइट होती है, ये क्या होती है, जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन की शुरू करने के लिए साइट होती है कुछ डीएनए सीक्वेंसेस, जिसे हम ओरी साइट कहते हैं। 80 रिच होती है ये, और प्रोकैरियोटिक में एक होती है, यूकैरियोटिक में मेनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ प्लाज्मिड में प्रति कोशिका, प्लाज्मिड है ना, कि जो प्रति कोशिका में उनका नंबर या तो एक या दो होता है, या फिर कुछ अन्य जो होते हैं उनका नंबर 15 से यहाँ पे 100 तक होता है। ये स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम में, तो उसको ध्यान से रीड कर लेना। नेक्स्ट, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ये है देखो, सेलेक्टेबल मार्कर जीन किसमें, चयनात्मक मार्कर जीन कहते हैं इसे, किस काम में आते हैं, चयन करने यानी कि सिलेक्शन में। यह है रूपांतरित, ट्रांसफॉर्मेंट या पुनर्योगी, रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस में इन दोनों की जरूरत पड़ती है, रूपांतरित या पुनर्योगित जो भी हमारी सेल होगी उसको पहचान करने में। अब इसके लिए दो प्रकार की चीज़ें, एग्जाम्पल देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हो गया। नॉर्मल इकोलाई सेल में कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल सेल में कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता, ये जीन हम डालते हैं सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखो, लेगजेड जीन, इसके बारे में अपन डिटेल से सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे। बीटा गलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो हम लेक ओपेरॉन मॉडल में पढ़ते हैं, इसका काम होता है गलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का। आरी साइट या मल्टी क्लोनिंग साइट, ये कौन सी साइट होती है, आरी साइट जनरली होती है कि वेक्टर की वह साइट जहाँ पे डिजायरेबल जीन को इंसर्ट किया जाता है, जहाँ REE द्वारा कट किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, RE साइट। एक वेक्टर में मेनी RE एंजाइम के लिए RE साइट होनी चाहिए।
ध्यान में रहना इस चीज़ को कि एक प्लाज्मिड के पास में बहुत सारी आरई साइट होनी चाहिए प्लस अलग अलग एंजाइम्स के होनी चाहिए। एक ही एंजाइम की सिर्फ एक ही साइट होनी चाहिए ये भी ज़रूरी है। एक से ज़्यादा होगी तो वो वेक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। लास्ट है हमारे पास में रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन किस काम में आते हैं? रिपोर्टर आते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ल्यूसीफरेज और जीएपी। जब ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनाते हैं जिसको लाइट डालने की वजह से में रेडियो एक्टिविटी शो होती है जिसकी सहायता से सिलेक्शन या रिपोर्टिंग की जाती है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। जो क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से होते हैं? सिंपल सा, फर्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी लेडरबर्ग ने। लेडरबर्ग साइंटिस्ट है जिन्होंने 1950 में इसकी डिस्कवरी की थी। अब होता क्या है प्लाज्मिड? बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या चीज़ है? बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। अब उसका एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में PBR 322। डिस्कवरी इसकी PBR क्यों पड़ा? P से प्लाज्मिड होता है, B से बोलीवर और R से रोड्रिगेज। प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिगेज, इसे क्या कहते हैं? PBR। और 322 का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर जिसको 1977 में बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, यह फर्स्ट मॉडिफाइड या आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है। इसके द्वारा डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट को किस में काम में लेते हैं ये याद रखना। शॉर्ट फ्रेगमेंट को प्लस किस में? बैक्टीरिया में ट्रांसफर के लिए काम में लिया जाता है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं इसमें दो। कौन कौन से? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। साइज कितनी होती है इसकी? 4.36 KB या 4361 बेस पेयर। और आई साइड कितनी होती है? 1। आर आई साइड कितनी होती है? 6 to 8। ये रहा इसका डायग्राम देखो। PBR 322 क्या क्या चीज़ें इसके पास में? दो हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंड ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। देखो यहाँ से ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये टेट्रासाइक्लिन जो ग्रीन कलर में हमें दिख रहा है। उसके अलावा इनके बीच में हमने कहा 6 से 8 आरी साइट होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 ये इसके पास में क्या हो गई? आरी साइट्स हो गई। उसके अलावा इसके पास में ORI साइट है और ROP जीन है जो यहाँ पे रिप्रोड्यूसर ऑफ प्रोमोटर है, जो प्रमोटर के लिए यानी कि जीन का ट्रांसक्राइब होने में ये मदद करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पहला PBR 322 था, सेकेंड है PUC 18 PUC 19। ये दोनों है, इसका फुल फॉर्म है PUC का प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, PUC। 18 और 19 ये दोनों बनाए गए हैं। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है और यूजफुल होते हैं। ये जीन ट्रांसफर किस में करवाते हैं? बैक्टीरिया में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और दूसरा है RI प्लाज्मिड। ये इन दोनों का हम जनरली यूज में लेते हैं डाइकोट प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए। सबके लिए अलग अलग रहेगा। बैक्टीरिया के अंदर अपन ट्रांसफर करवाने के लिए लेते हैं PBR यानी कि प्लाज्मिड। PBR 322, PUC 19 18 इनका हम लेते हैं बैक्टीरिया में। प्लांट में अगर पहुंचाना हो तो कहाँ मिलेंगे? TI प्लाज्मिड या RI प्लाज्मिड। नेक्स्ट, क्लोनिंग साइज कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है। एक प्लाज्मिड का क्लोनिंग साइज है 5 से 8, 0.5 से 8 KB का साइज है। सेकेंड अपन देखने वाले इसमें वायरस। वायरस का एज अपन जीन ट्रांसफर करने में काम में ले रहे हैं तो वायरस के अंदर अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज देखो, जनरल नेम होता है इसका लेम्डाफेज। नेम क्या है इसका? लेम्डाफेज। लेम्डाफेज, इसके द्वारा अपन जीन ट्रांसफर करते हैं। जीन ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं तो बैक्टीरिया में इसके द्वारा जीन ट्रांसफर किया जाता है। क्लोनिंग साइज होती है इसकी 9 से 23 KB। उसके अलावा एग्जाम्पल है M13 MS2T7 पाईफेज ETC। रेट्रोवायरस यूजफुल फॉर जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल्स, ये याद रखना। अगर एनिमल के अंदर ट्रांसफर करना हो तो किस में काम में लेते हैं? इसके लिए रेट्रोवायरस काम में लिए जाते हैं। दूसरा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल का क्रोमोसोम का किस में काम में लेते हैं? बैक्टीरिया में, क्योंकि इसको बनाया ही बैक्टीरिया से जाता है। क्लोनिंग साइज कितना होता है? लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट अगर ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए काम में लेते हैं बैक। शॉर्ट के लिए अपन ले रहे हैं प्लाज्मिड। अगला है इसमें पाईएसी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यूजफुल फॉर जीन ट्रांसफर इन ईस्ट क्लोन, ईस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं वाईएसी के द्वारा। प्लस इसका साइज होता है, कितने साइज का डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं? 1000 से 2500 किलो बेस पर। प्लस इन दोनों का काम में लिया गया है हमारे HGP में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? मोलिकुलर बायोलॉजी में देखा था हमने। इसमें हमने ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग करी थी। कितने जीन है, कितनी साइज के होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती है। इसके लिए ये दोनों चीज़ें काम में ली गई है, ठीक है।
उसके अलावा जो हमारे ये प्रिंटेड नोट्स हैं, ये जो नोट्स हमारे पीडीएफ फॉर्म में, ये आपको हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इवोल्व विज्ञान के नाम से, जिसमें डेली के अपन कुछ एमसीक्यूज भी सोल्व करते हैं, उसी के अंदर डालेंगे। उसी पे हमारी ये जो पीडीएफ है वो भी हमें यहाँ पे नोट्स की तुम्हें मिलने वाली है, तो उस चीज़ को वहाँ पे तुम उसमें ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं डिजायरेबल डीएनए। डिजायरेबल डीएनए क्या होता है? ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट जो हमें चाहिए एक्चुअल में, जिसमें अच्छे करेक्टर्स हैं, जिसको निकाल करके हम मॉडिफाइड किसी सेल में डालने वाले हैं और उससे बेटर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वही चीज़ होती है डिजायरेबल। वह डीएनए सीक्वेंस जिसे होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है, किसके लिए? बेटर प्रोडक्शन के लिए। देखो टाइप कैसे कैसे हो सकते हैं। सिंथेटिक डीएनए। सिंथेटिक डीएनए क्या होता है? ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट जिसे लैब में बनाया गया हो, सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया हो, उसे बोलते हैं सिंथेटिक डीएनए। सेकंड है सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, एमआरएनए से जब डीएनए बनता है उसको बोलते हैं सी डीएनए। तीसरा जीनोमिक डीएनए, जो नॉर्मल सेल में डीएनए होता है उसे बोला जाता है जीनोमिक डीएनए। नेक्स्ट होस्ट सेल, ये लास्ट हमारा टूल है जो अपन पढ़ने वाले। होस्ट सेल क्या है? वह सेल जिसमें डिजायरेबल जीन को इंसर्ट कराया जाता है उसे कहते हैं अपन होस्ट सेल। और ये क्या क्या हो सकती है? ये बैक्टीरियल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है और यीस्ट सेल हो सकती है। इनके अंदर हम जीन का ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें, स्टेप्स ऑफ आरडीटी। आरडीटी प्रोसेस, जो अपन टूल वगैरह पढ़ चुके हैं, वेक्टर वगैरह पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें आ गई। अब इन सब का यूटिलाइज कैसे यूज किया जाता है, स्टेप्स देखते हैं। आइसोलेशन आवरे, ये सारे के सारे अपन पॉइंट्स पढ़ेंगे एक एक करके। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट स्टेप है आरएनए एंजाइम द्वारा डीएनए का डाइजेशन है। थर्ड है जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ है पीसीआर। फिफ्थ है डिजायरेबल डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर आरडीएनए बनाना। आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त। ये सारे पॉइंट अपन इसमें एक एक करते हुए पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कैसे हम एक डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, देखना ये चीज़ इसमें यहाँ पे। डीएनए आइसोलेशन के लिए हम इसमें काम में लेने वाले हैं, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करते हैं। और बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करने के लिए एंजाइम जो मेन आता है वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के द्वारा बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको डिग्रेड किया जाता है, सेल वॉल को हटा देंगे। लाइसोजाइम डाला है प्लस लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को हटाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के लिए लाइपेज हो गया और लाइसोजाइम सेल वॉल के लिए, दोनों को हटा देंगे। डिग्रेडेशन करवाए, वॉल वगैरह हट गई हमारे पास मेम्ब्रेन। अब हम इसका करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे वॉल वगैरह ये सब चीज़ें नीचे बैठ जाए और डीएनए आरएनए प्रोटीन हमारे ऊपर मिले। अब हमें सिर्फ डीएनए चाहिए तो हम क्या करेंगे? आरएनए को हटाना पड़ेगा, प्रोटीन को हटाना पड़ेगा। उसके लिए अपन एंजाइम डालते हैं आरएनएज और प्रोटीज। आरएनएज आरएनए को हटा देगा और ये जो प्रोटीज है प्रोटीन को। तो इन दोनों को हटाने के बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ डीएनए। अब इस डीएनए को इनमें से सेपरेट कैसे किया जाए, इसके लिए काम में लिया जाता है सिल्ड एथेनॉल। ये याद में रखना, इसमें इथेनॉल की वजह से हम इसको अवक्षेपित यानी कि प्रिसिपिटेट आउट करते हैं, सबसे ऊपर अलग से इसको निकाला जाता है। और इसमें से प्रिसिपिटेट आउट करने की प्रोसेस कहलाती है हमारी स्पूलिंग। चलो देखते हैं स्पूलिंग क्या होती है। वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्रिसिपिटेशन बाहर निकाला जाता है, यानी कि डीएनए जो हमारा है वो अलग से निकाला जाता है, उससे क्या बोलते हैं अपन? स्पूलिंग। अब सेकंड देखो, आरई एंजाइम द्वारा डीएनए का डाइजेशन। ये जो हमारा सेकंड स्टेप है, आरई एंजाइम से हमने डाइजेशन पहले भी किया है। आरई एंजाइम डाल देंगे वांछित डीएनए के साथ में और इसके हमें अलग अलग फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, पहला काम, बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकाला। डीएनए के बाद उसका जो भी हमारा डिजाइन, मान लो इतना बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट निकाला, हमारे काम की चीज़ यहाँ से यहाँ तक है, इसको कट करके अलग निकाल लेंगे। आगे आगे स्टेप देखते जाना, इसमें क्या करना है। इसमें पहला हमने निकाल लिया डीएनए, डाइजेशन कर लिया। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन करवाएंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स का। मान लो हमें ये बहुत सारे जो फ्रेगमेंट मिले, हम इनका सेपरेशन करवाने हैं, किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक के द्वारा मेनली किया क्या जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के फ्रेगमेंट को हम सेपरेट करवाते हैं। और कैसी दिखती है, पहले तो ये मशीन देखते हैं यहाँ पे। ये है हमारी मशीन, यहाँ पे पावर सप्लाई है, दो वायर लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे पॉजिटिव। जैसा कि हमें पता है डीएनए पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज किसकी ओर मूव करता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा चार्ज होता है? एनोड। ठीक है, ये देखो पावर सप्लाई प्लस। इसके लिए क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती है, रीड करते हैं यहाँ से।
इस टेक्निक के द्वारा डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को उसकी साइज के बेस पे सेपरेट किया जाता है, आकार के आधार पे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, देखो अगर डीएनए आरएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, वो मूव करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर। एंड जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से भागते हैं, ये इसका प्रिंसिपल है। स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में फास्टली मूव करते हैं, ये इसके लिए पॉइंट याद रखना। स्टेप क्या क्या है? पहला है जेल प्रिपरेशन। अब जेल देखो डीएनए के लिए अलग बनता है और प्रोटीन के लिए अलग बनता है। डीएनए के लिए जो जेल बनाया जाता है डीएनए आरएनए के लिए वो बनता है एगारोज का। प्लस प्रोटीन के लिए जो जेल बनता है वो बनता है पॉली एक्राइल एमाइड का। ठीक है। ये जो जेल दिख रहा है ना बीच में, ये जो जेल ये बना होता है इसमें यहाँ पे एगारोज का। इसके बीच में है वेल्स जहाँ पे अपन सैंपल लोड करने वाला है, सैंपल वेल से इलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट इसमें देखो डीएनए बेड सैंपल के अंदर, जेल की जो जेल सैंपल्स को जेल की वेल्स के अंदर लोड किया जाता है। डीएनए बैंड्स को देखने के लिए यहाँ पे अपन बैंड को देखने के लिए जेल जब बनाते हैं उसमें डाला जाता है ईटीबीआर। डीएनए के बैंड्स को देखने के लिए तो डालते हैं ईटीबीआर। और प्रोटीन को अगर देखना है तो प्रोटीन के लिए डालते हैं कोमेसी ब्लू डाई। ये याद में रखना पॉइंट। कौन सी वाली डाई यूज करते हैं? कोमेसी ब्लू डाई का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इनको देखने के लिए यूवी रेज का उपयोग करते हैं। लास्ट में इसको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूवी रेज। देखो यहाँ पे इसमें देखो ये है वेल्स जहाँ पे हमने सैंपल लिया अलग अलग डीएनए के, जो हमें टुकड़े मिले थे डाइजेशन के बाद में। पहले बैक्टीरिया से डीएनए निकाला, उसके टुकड़े कर दिया आरई एंजाइम से। अब उन टुकड़ों को साइज के आधार पे अलग अलग सेपरेट करना है। तो हमने उन टुकड़ों के सैंपल हमने इसके अंदर वेल्स में डाल दिए। अब हमने जैसे करंट अप्लाई किया तो नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पे तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव कौन सा होता है? हमारा एनोड। एनोड की ओर मूव करेगा, एनोड की तरफ डीएनए आएंगे। शॉर्टर डीएनए क्या होते हैं? जल्दी भागते हैं। और लंबे वाले डीएनए यहाँ पे उसके पास में होते हैं। पावर सप्लाई दी है। डीएनए लैडर ये एज ए स्केल की तरह हमारे को साइज बताता है डीएनए फ्रेगमेंट की, कितने साइज का हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है। ठीक है। प्लस यूजेस देखो किस किस में काम में ली जाती है ये टेक्निक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है, जेनेटिक रिसर्च में है, पीसीआर प्रोडक्ट एनालिसिस में है, प्रोटीन स्टडीज में है। इन सब के अंदर यहाँ पे इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो हमारी इसके अंदर, अगली प्रोसेस है पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे केरी मुलिस। केरी मुलिस ने सबसे पहले बताया था। और कब बताया था? केरी मुलिस ने बताया था इसके बारे में 1983 में। इसे होती क्या है ये चीज़ देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इस टेक्निक के द्वारा स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, यानी कि डीएनए की कॉपीज बनाई जाती है आर्टिफिशियल रूप से। नेचुरल कौन सा होता है? बायोलॉजिकल प्रिंटेड यानी कि इकोलाई के द्वारा बनाते हैं। ये हमने दूसरे टेक्निक यूज़ करी है। अब देखो इस टेक्निक में स्टार्ट करने के लिए बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़, ये है पहली बात तो एक पीसीआर मशीन। देखो इस पीसीआर मशीन का मेन काम क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ये एक थर्मोसाइक्लर है। टेम्परेचर कम ज़्यादा करना, बाकी का इसका कोई काम नहीं है। बाकी के काम होते हैं हमारे एंजाइम्स के, जो इसमें काम में आने वाली चीज़ें। अब पहली बात हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एक पीसीआर टेक्निक में। सबसे पहला है डीएनए सैंपल। जिस डीएनए की हम कॉपी बनाने वाले हैं उस डीएनए की हमें क्या चाहिए? एक कॉपी चाहिए। भाई हम जिस चीज़ की प्रिंटिंग करना चाहते हैं उसके लिए मेन पेज हमें चाहिए ना, वैसे हमें डीएनए सैंपल चाहिए। प्लस जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा तो डीएनए में से डीएनए बनाने के लिए कोई भी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन शुरू नहीं कर सकता। शुरू करने के लिए उसको चाहिए प्राइमर्स। प्राइमर्स यानी कि उसकी एक बेस चाहिए जहाँ पे 3' OH पे फ्री OH हो। प्राइमर्स चाहिए। यहाँ पे दो प्रकार के प्राइमर्स आते हैं, एक आता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। प्लस ये जो प्राइमर है ये आते हैं डीएनए प्राइमर्स। हम जो रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं वो आरएनए प्राइमर्स होते हैं, यहाँ पे डीएनए आते हैं। प्लस कौन से हैं? यहाँ पे जो काम में आने वाले हैं वो होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर्स। प्लस कौन से? डीएनए प्राइमर्स। नेक्स्ट है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स। चार प्रकार की डीएनटी भी चाहिए क्योंकि डीएनए में चारों प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी हाइब्रिड ट्राइफॉस्फेट। इन चारों का यूटिलाइजेशन करके अपन बनाएंगे डीएनए। प्लस टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज की खास बात होती है ये 72 डिग्री यानी कि 72 डिग्री पे भी डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है इजीली। तो ये ताप सहनशील एंजाइम है ये। अलग इसमें चाहिए बफर सिस्टम।
बफर सिस्टम क्या होता है, मिक्स बफर क्या चाहिए कि जैसे हमारी सेल होती है तो सेल में एक ही एनवायरनमेंट होता है, एक पीएच होती है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसे ही हम इस मशीन में इन सबको मेंटेन करने के लिए डालते हैं बफर सिस्टम, और लास्ट में पीसीआर ट्यूब्स जिनके अंदर हम सैंपल डालने वाले, ये सारी चीज़ें जिसमें डालने वाले वो होती है पीसीआर ट्यूब्स, इनको डाला जाता है इसके अंदर। अब देखो किस प्रकार से बनाएंगे स्टेप। हमने इस मशीन में ये चीज़ें डाली, डालने के बाद में ये है हमारा मेन डीएनए। ठीक है, ये जो कलर वाला पार्ट दिख रहा है इसको ऊपर बोलते हैं रीजन ऑफ एप्लीपैड, जिसकी हम कॉपी बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे कितना, हम इसको हीट करने वाले हैं 94 डिग्री तक। 94 डिग्री तक हम इसको हीट करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हेलिकेज का जो काम होता है ना, यहाँ पे 94 डिग्री वही काम करेगी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का काम करती है 94 डिग्री। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन, यानी कि विकृतीकरण। दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई। अलग होने के बाद में हम टेम्परेचर को लेकर के आएंगे कम। कम करेंगे कितना, 54 डिग्री पे, जिसे बोलते हैं एनेलिंग यानी कि तापानुशीलन। 54 डिग्री पे क्या होगा, इसमें प्राइमर बाइंड कर जाते हैं दोनों स्ट्रैंड पे, रिवर्स और फॉरवर्ड। प्राइमर का जुड़ना ही क्या कहलाता है, एनेलिंग यानी कि तापानुशीलन। कितनी डिग्री पे, 54 डिग्री पे। अगला पॉइंट, हम इसके बाद में ज़्यादा देर के लिए इसको बना के नहीं रख सकते 54 डिग्री पे, क्योंकि हमने डीएनए को 54 डिग्री पे बना के रखा तो डीएनए वापस खुद से जुड़ जाएगा। क्योंकि हमारे डीएनए में होती है सेल्फ लाइगेशन की कैपेसिटी, आपस में खुद से जुड़ जाने की कैपेसिटी। इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वापस से, कितना बढ़ाया जाता है, 72 डिग्री, 72 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, ताकि उस पे हमारा जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, कौन सा आता है, मेन एंजाइम हमारा है यहाँ पे टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जो क्या करता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें डाली है, डीएनए पॉलीमरेज है कौन सा, वो भी टेक पॉलीमरेज, प्लस हमारे डीएनटीपी, ये चारों न्यूक्लियोटाइड हमने इसके साथ में डाली है, जिसकी सहायता से क्या होगा, ये डीएनए बनने वाला है। एक डीएनए से हमने बना लिया यहाँ पे 2 डीएनए। और इस लास्ट वाली प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन फेज। एक्सटेंशन, प्रसार या सिंथेटिक फेज कहा जाता है, जिसमें डीएनए 1 से 2 बन गया है। अब देखो, सेम अगर इस साइकिल को हम 30 साइकिल तक रिपीट करते हैं तो कितनी कॉपी मिलेगी, हमें मिलती है इसमें 1 बिलियन कॉपी, यानी कि 1 अरब कॉपियाँ हमें 30 साइकिल के बाद में इसकी मिल सकती है। अब इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जिसकी सहायता से हम पीसीआर की साइकिल वगैरह ये चीज़ सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है इसमें, पीसीआर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पीसीआर डीएनए कैलकुलेशन फॉर्मूला ये होता है n इंटू 2 की पावर n। n है यहाँ पे हमारा इनिशियल डीएनए, और स्मॉल है यहाँ पे नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर एक डीएनए है, हमारा जो एक डीएनए है उसको हमने रन करवाया है से 6 साइकिल तक। एक डीएनए जिसे 6 साइकिल तक हमने रन करवाया, उसके बाद डीएनए की कितने नंबर हमें मिलने वाले, कितने डीएनए कॉपी होगी। सबसे पहले इनिशियल नंबर एन का यहाँ पे है 1 इंटू 2 की पावर है हमारे पास 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 और 6, 4 8 16 32 और 64, 64 डीएनए की कॉपीज हमें मिलेगी 6 साइकिल के बाद। सेम अगर तुम इसको बोलोगे 30 साइकिल तक, तो हमें कितने मिलने वाले हैं, टोटल 1 अरब के लगभग ये डीएनए फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना ना, ये है प्रारंभिक नंबर डीएनए का कैपिटल एन, और बाद में वाले हैं साइकिल का नंबर जो हमें इसमें मिलता है। नेक्स्ट स्टेप देखो, पांचवा स्टेप इसमें डिजायरेबल जीन को वेक्टर जीन के साथ में जोड़कर निर्माण करना। बहुत सारी कॉपीज हमने बना ली पीसीआर के द्वारा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे। वेक्टर के साथ कैसे जोड़ा जाता है, ये प्लाज्मिड है हमारा, प्लाज्मिड के अलावा हम इसमें लेकर आ रहे हैं टारगेट जीन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंसुलिन जीन है, हम इसको जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ेंगे कैसे, हम इसको डाइजेस्ट करवाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वो भी कौन सा, सेम आर ई से, सेम आर ई एंजाइम से इसको कट करेंगे। कट करने से हमें क्या मिलेंगे, इसमें ये जो एंड्स है ये कौन से मिलते हैं हमें,
स्टिकी एंड्स, कौन से एंड मिलेंगे? स्टिकी, स्टिकी यानी कि चिपचिपे सिरे। और ये चिपचिपे सिरे आपस में जोड़े जाते हैं किसके द्वारा? डीएनए लाइगेज के द्वारा। लाइगेज एंजाइम आएगा, इन दोनों को जोड़ के बना देगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या इसे कहते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे ये बना देगा। ठीक है।